नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में। आज हम मुखातिब हो रहे हैं डॉक्टर ऋचा से, जो कि आई साइट सेंटर में 20 वर्षों से सीनियर कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं। तो आपका डॉक्टर ऋचा बहुत बहुत स्वागत है द सुधांशु शो में। थैंक यू। आपने अपनी पढ़ाई, शुरुआती दौर, बचपन के बारे में कुछ बताएं। क्या शुरू से सोचा था कि ऋचा बड़ी होकर के डॉक्टर ऋचा बनेंगी? शुरू से तो नहीं सोचा था। फैमिली तो मेरी हमेशा से टीचर्स की रही। मेरे बाबा यहाँ के फर्स्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट थे। क्या बात है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उनको खुद बुलाया था इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू लिया गया उनका और एज अ फर्स्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट उन्होंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में ज्वाइन किया। जी जी। फिर मेरे पिताजी भी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज से ही प्रोफेसरशिप उन्होंने की। तो घर में एक वो वातावरण तो था ही जी। मेरे चाचा ही वॉज डॉक्टर इन प्रीवियस जनरेशन, तो थोड़ा सा वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। फिर मेरी सिस्टर BHU PMT में आई, उन्होंने यहाँ से अपना पीडियाट्रिक्स से MD पीडियाट्रिक्स किया। थोड़ा सा एक सोर्स तो हमेशा मिलता ही रहा इसके लिए। मेरे परिवार में जैसे या तो एग्रीकल्चर में गए या मेडिसिन में गए, तो आई चूज मेडिसिन और भगवान की दया से। यानी कि आप में दशा दिशा वहीं से बदलने लगी, आप भी मेडिकल फील्ड में जाने को सोचने लगी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप शुरू से होनहार थी या फिर बड़ी? मैं कॉन्स्टेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से ही टॉप करती थी या हर समय पढ़ना है। मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत रहती थी। अच्छा। एथलेटिक्स में बहुत पार्टिसिपेट। देखने से तो आप सीधी सादी लग रही हैं। उसका ये था कि मैं स्कूल में ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, शायद वो जेनेटिक था, क्योंकि मेरे फादर भी BHU में अपने इंस्टीट्यूट के कैप्टन थे और एग्रीकल्चर टीम सबको क्रिकेट में हराई देती थी। अच्छा जी। तो पिताजी को बहुत शौक था, हम लोग का भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहता था। तो मैं स्कूल में जब भी एथलेटिक मीट होता था तो मैं पार्टिसिपेट करती थी, जीतती थी। अच्छा। तो और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत रहता था मेरा, डांस में, म्यूजिक में। तो मतलब सब टोटल मिला के मैं हर चीज़ करती थी। 10th के बाद 11th में ये हुआ कि अब सीरियसनेस आनी चाहिए पढ़ाई में। तब से मैं ज़्यादा स्टडीज़ में मैंने कंसंट्रेट किया। 12th टॉप किया, फिर तैयारी की जी। भगवान की दया से IMS BHU में आ गई। सपना होता है लोगों का। जी, मुझे याद है कि मैं जब भी स्कूल जाती थी, KV BHU से मेरी स्कूलिंग हुई है, फर्स्ट टू 12th, तो मैं हमेशा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को देखते जाती थी। अच्छा। 11th-12th में जब मेरी, क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मेडिसिन, तो ये था ही कि अरे वाह। और सिस्टर मेरी आ चुकी थी। अच्छा। तो और जो नए नए फ्रेशर्स आते थे उस समय, फर्स्ट ईयर वाले, वो सब एक लाइन से वाइट कोट पहन के जाते थे। तो ये सारी चीज़ें रूटीन थी लाइफ में, रोज़ देखना, रोज़ वो करना। एक मन में चाहत तो थी। अच्छी मेंटरशिप मिल गई, अच्छी पढ़ाई का माहौल मिलने से चीज़ें बहुत आसान हो गई कि एक बार आपने तैयारी की मन लगा के, तो भगवान ने भी साथ दिया और IMS BHU में सीधे दाखिला मिला। तो MBBS फिर MS ऑप्थेल्मोलॉजी करके मैं वहाँ से हूँ। तो अच्छा, ये बताएं कि आप जब MBBS किया आपने, तो आपके पास तो ढेर सारा फील्ड रहा होगा। MD है, मेडिसिन, ऑर्थो, गायनी। जनरली ये सोच होता है कि लड़की MBBS की तो फिर वो गायनी, ऑब्स एंड गायनी करे। डेफिनेटली। तो आपके साथ क्या रहा? आप कैसे एक्सीडेंटली आ गई या फिर? नहीं, मैं सर्जिकल ब्रांच लेना चाहती थी हमेशा से जी। और उसमें भी मेरा प्रेफरेंस रहता था कि बहुत इमरजेंसी ब्रांच से मैं थोड़ा दूर रहती थी, कि जिसमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, या जैसे आपकी गायनी में तो बहुत ही इमरजेंसी का वो रहता है। और मुझे आई शुरू से अट्रैक्ट करता था, आंखें आकर्षित करती। बिल्कुल। एक कारण ये भी था कि मैं खुद स्पेक्टिकल्स लगाती हूँ। तो 9th क्लास में पता चला कि मेरे नंबर है, तो आई वॉज लिटिल बिट डिप्रेस्ड कि अरे कहाँ से आ गया, क्योंकि विदाउट ग्लासेस आपको डिमिनिश्ड रहती है विजन, तो अच्छा नहीं लगता है। तो एक वो जो दुख होता है वो तो मैं फील कर सकती थी शुरू से। तो मेरा जो फर्स्ट एज अ पेशेंट इंटरेक्शन हुआ जिस डॉक्टर से, दैट वाज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अच्छा। ठीक है, नेमा सर थे, बड़े नामी रामी जी 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 ठाकुर सर थे। तो मैं बाकायदा एज अ पेशेंट उनसे 9th-10th क्लास में मिली। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब MBBS किया तो हम लोग की पोस्टिंग लगती है ऑप्थेल्मोलॉजी और सब में, तब भी मुझे अट्रैक्ट की ये ब्रांच,
सर्जरी इज सो फाइन, सो डेलिकेट और इतना वो सोफिस्टिकेटेड होती है कि हमेशा से वो मेरा इंटरेस्ट उसमें जुड़ा रहा। जी जी। तो इसलिए जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, सीट मिली कि ऑप्थेल्मोलॉजी ऑप्ट कर सकती हूँ, मैंने ले ली। आप एक आई साइट सेंटर में आप कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं। यहाँ पे काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, जब मैंने पास आउट किया 2006 में, फिर मैंने पहले तो अपने और ट्रेनिंग पूरी की, क्योंकि हम लोग जब पास किए तो हम लोग की बेसिक ट्रेनिंग सर्जिकली जो मैनुअल सर्जरी होती है ये सब में ही होती थी हम लोग के टाइम में। उसके बाद मैंने कैटरैक्ट के जो अभी लेटेस्ट विधि है फेकोएमल्सिफिकेशन, उस पे जाके अपना फेलोशिप किया। जी जी। उसके बाद मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई रिफ्रैक्टिव सर्जरी सीखने की। अच्छा। मैंने उसमें अपनी फेलोशिप की। उसके बाद मेरा ये था कि किसी के अंडर जाके काम करूं, इससे बढ़िया मुझे लगा मैं अपना एक स्थान चूज़ करूं, अपने टर्म्स कंडीशन पे, अपने तरीके से अपनी सोसाइटी को सर्व करने की कोशिश करूं। मैं यहीं के बॉर्न ब्रॉट अप हूँ। मेरा आफ्टर मैरिज भी यही जगह शुद्ध बनारसी। जी जी, एकदम रग रग में बनारस। बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध बनारसी। एंड आई लव माई सिटी, और बनारसी होने पे मुझे फ़क्र है। आज भी थोड़ा सा भी कोई मुझे बनारस के खिलाफ बोलता दिखता है तो मैं एक बार प्यार से उसको समझा जरूर देती हूँ। अच्छा। कि मेरा प्यारा बनारस, जो भाई जो वो लोग होते हैं जो यहीं कमा खा रहे हैं और बोलते हैं, तब तो मैं ज़रूर समझाती हूँ जी जी। कि भोलेनाथ की नगरी में हो, यहीं खा पी रहे हो, कमा रहे हो, यहीं का सब कर रहे हो, तो इज्जत करना भी सीखो। अच्छा। और ये ऐसा शहर है जिसने हर सभी को अपनाया है। जी जी। और जो यहाँ बस गया वो कहीं नहीं जा सकता, मेरा ये अपना मानना है। मतलब आई लव बनारस। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं यहीं हूँ, क्योंकि जो प्री मैरिज शादी के पहले वाले या स्कूल वाले जब आके कनेक्ट होते हैं ना, एज अ पेशेंट आते हैं डेफिनेटली, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं उनके कुछ भी कर पाती हूँ उनके लिए, तो आई फील सो ब्लेस्ड कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने लोगों को सर्व कर पा रही हूँ, जो भी स्किल उन्होंने मुझे दी है, सिखाई है। तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। इसीलिए मैंने आई साइट सेंटर, जो मेरा सेंटर है, उसकी स्थापना की और यहीं पे कार्यरत हूँ। अच्छा। आप भी चाहती रही होगी कि कोई घोड़े पे राजकुमार सवार होके आए तो स्टेथोस्कोप लेके आए या फिर कुछ और लेके आए? मेडिकोज जब पढ़ते हैं ना, और जैसी लाइफस्टाइल हो जाती है हमारी, वो थोड़ी तो अलग होती है जी। क्योंकि आप जब अपने 20s में होते हैं, जब सारी दुनिया शायद बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर रही होती है और नए रिश्तों में जाने की कोशिश कर रही होती है, घूम रही होती है, तो हम लोग को थोड़ा कम टाइम मिलता है इन सब चीज़ों का। पढ़ाई सुप्रीम रहती है कि भाई आज ये टेस्ट खत्म हुआ, कल वो सेंटअप है, परसों ये आपका फिर से आ गया, प्रोफेशनल आ गया, तो वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो एक थिंकिंग तो रहती है कि आपकी इस थिंकिंग से मैच करने वाला इंसान मेडिको ही सबसे ज़्यादा समझ पाएगा आपकी इस लाइफस्टाइल को, इस तरह के कमिटमेंट को। तो एक बैक ऑफ माइंड में हमेशा रहता ही है कि इफ़ इट इज़ अ डॉक्टर, इफ़ ही इज़ अ डॉक्टर, देन इट्स मतलब लाइफ वुड बी बेटर। कुछ एक मिसकॉन्सेप्शन है जो कि हमें भी ये रहता है कि ये लेसिक लेज़र, तो लेसिक लेज़र में किस तरह से, ये कुछ लोग कहते हैं कि ये सर्जिकल प्रोसेस है, कुछ कहते हैं बिल्कुल ये फिजिक्स है, तो इसके बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शन? दोनों चीज़ें देखिए, हमारी जो नंबर होते हैं चश्मे के, वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारी पुतली और लेंस है, वो बाहर से जो भी रोशनी आई वो फिजिक्स है। इसमें लेंस जो आए बीच में कॉर्निया, सर्जरी का कोई काम नहीं है। नहीं, मैं अभी फिजिक्स आपको बता रही हूँ उसके पीछे की, कि वो बेंड करता है रेस को, फोकस होती है रेटिना में और फिर दिमाग प्रोसेस करता है और आप देखते हैं। ये एक जनरल जैसे कैमरा होता है ना, वैसे ही हमारी आईज है। किसी चीज को देखा, पिक्चर बनाया, देखा। चश्मे क्यों लगे? क्योंकि नेचुरली जो प्राकृतिक तौर पे लाइट आ रही थी वो फोकस नहीं हो पा रही थी, तो हमको ऊपर से कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस आपके जिस तरह का पावर है उस तरह से देना पड़ा। लेसिक में हम लोग क्या करते हैं कि ऊपरी चश्मे को हटा देते हैं, क्योंकि अब हमारी पुतली को हम ऐसे रीशेप करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेज़र कि अब जो रोशनी आ रही है वो सीधे कॉर्निया पे, आपके रेटिना पे फोकस हो जाए, है ऊपर ही आपको चश्मे की ज़रूरत ना पड़े। तो है ये सर्जिकल प्रोसेस ही, ऐसा नहीं है कि विदाउट सर्जरी वी कैन डू दिस। लेकिन जो काम
पुतली को रीशेप करना, माइनर सा छिलना, ये काम हम किसी नाइफ से नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत प्रिसीजन वाला काम है। जी। तो वी टेक हेल्प ऑफ अ लेज़र, आर्गन क्लोराइड लेज़र होता है, ठीक जी। है। वो क्या करता है, वो हल्का सा रिकार्विंग कर देता है कॉर्निया को, और कॉर्निया का शेप चेंज करते ही वो जो फोकस है वो हमारे रेटिना पे पड़ने लगता है और हमें ऊपरी चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहुत ही फाइन डेलिकेट सर्जरी है, इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है पूरी तरह से। और ये एक सर्जरी है जो कि बिल्कुल पेनलेस है, डे केयर सर्जरी है। आपको आना है, करा के चले जाना है, नेक्स्ट डे से आप सब काम कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, ठीक है। वो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप विदाउट ग्लासेस, जो शार्पनेस विजन की आपकी विद ग्लासेस थी वो आप आ जाएंगे बाय वेरी नेक्स्ट डे। किस एज तक के लोगों का कराया जा सारे प्रोसीजर्स तब हम लोग करते हैं जब एक बार नंबर मैच्योर हो जाता है, रुक जाता है। मेन थिंग इज दैट कि द नंबर शुड नॉट इंक्रीज, ठीक है। एक स्थिर नंबर होगा तभी हम उसको ट्रीट भी कर पाएंगे। ऑब्वियस पता चला आपने कर दिया, एज के लिए ही ये, उसके पहले कराने का कोई मतलब नहीं है। आप 4 नंबर का चश्मा पहन रहे हो एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, जो कि 16-17 साल पे होके 4.5-5 हो सकता है, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी बॉडी लंबी हो रही है, बढ़ रही है, आपका आईबॉल साइज चेंज हो रहा है। तो मैच्योरिटी इज़ फर्स्ट थिंग, उसके बाद फिटनेस देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि लेसिक सबको हो सकता है जी। उसमें पुतली के बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज हैं कि पुतली इतनी अच्छी होगी, उसकी मोटाई इतनी अच्छी होगी, उसके कर्वेचर इतना अच्छा होगा, उसमें और कोई डिजीज़ आने की संभावना नहीं है फ्यूचर में, तभी हम लोग ऐसे पुतलियों पे ही लेसिक करते हैं। नहीं तो मना कर देते हैं कि भाई आप चश्मे पे रहिए या कॉन्टैक्ट लेंस लगा लीजिए। अगर इफ यू आर नॉट फिट फॉर सर्जरी, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, लेसिक सर्जरी नहीं की जाती। और किस एज तक करा लेना चाहिए? देखिए मेन चीज़ ये है ना कि क्लोज टू 40 एज यू ग्रो, 40 साल के पास आते आते नियर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वो फिजियोलॉजिकल चेंज है, जी जी, उसको कोई रोक नहीं सकता। जी जी। एज रिलेटेड चीज़ों को 40 के बाद आपको प्रेस बायोपिया यानी नज़दीक देने की क्षमता कम होती जाती है, प्रेस बायोपिया होने लगता है। आपको +1, फिर +1.25, +1.5 ऐसे करके नंबर चेंज करते हैं। तो उस एज में आप अगर आते हैं कराने लेसिक, तो हम आपका दूरदृष्टि तो ठीक कर देंगे, नज़दीक नहीं ठीक कर पाएंगे, तो आपको नज़दीक के लिए लगाना पड़ेगा। तो कई बार पेशेंट का यही डिमांड रहता है कि अब एक चीज़ के लिए लगाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है जी। तो मेन है कि आप जितना 20s में कराते हैं तो आप ज़्यादा दिन तक बेनिफिटेड रहेंगे कि फ्रीडम, मेन मोटिव क्या है लेसिक का, फ्रीडम फ्रॉम ग्लासेस, ठीक है। ग्लासेस नहीं लगाना, फ्री रहना है। तो वो रेंज ऑफ जो ईयर्स हैं वो तो क्लोज टू 20 कराएंगे तभी आप उस चीज़ का आनंद ले पाएंगे ना, क्योंकि इन 40s आपको इन एनी केस प्रेस बायोपिक हो ही जाता है। वो नॉर्मल फिजियोलॉजी है आई की, जो कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इतने रिसर्च हो रहे हैं लेकिन आज भी बाल पकना नहीं ना कोई रोक सकता, एजिंग कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैडम ये तो बहुत ख़राब होने लगी, अब इसका कुछ कीजिए। तो मैं बस एक आंसर करती हूँ, आप अपनी एज रोक लीजिए तो सब सही हो जाएगा। ना ये चेंज होगा, ना आप बार बार मेरे पास दौड़ना पड़ेगा। बस मैं एक यही सेंटेंस बोलती है हर पेशेंट को और वो मैसेज समझ जाता है मेरा। बाहर के लोग अगर इसके लिए लेसिक लेजर के लिए कराना चाहते हैं तो कितना टाइम, कितना खर्च अप्रॉक्स आप लगभग बता दें? देखिए जो लेटेस्ट हम लोग कर रहे हैं आई साइट सेंटर में कंट्यूरा विजन, उसका पैकेज 65,000 है फॉर बोथ आइज। पेशेंट्स को एक बार वर्कअप के लिए बुलाते हैं, उस दिन डिटेल में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है वर्कअप करने में, जिसमें उनकी पुतली की पूरी स्क्रीनिंग की जाती है, लेंस देखा जाता है, रेटिना देखा जाता है, क्योंकि एक चीज़ आप सही करने चाह रहे हैं तो आपके और पार्ट्स भी एकदम अच्छे होने चाहिए, तभी हम आपको रिजल्ट्स दे सकते हैं। कोई रेटिनल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी मोतियाबिंद के लक्षण नहीं होने चाहिए, ठीक। तो स्क्रीनिंग करके कि अगर सारे चीज़ ओके है तो फिर हम लोग एक टेंटेटिव डेट देते हैं, उस दिन पेशेंट्स आते हैं, कराते हैं, चले जाते हैं। इसमें कोई एडमिशन नहीं होता, डे केयर सर्जरी है, आना है, कराना है, चले जाना है, फिर नेक्स्ट डे आना है पोस्ट ऑफ पीरियड एग्जामिनेशन के लिए। कॉन्ट्रैक्ट मोतियाबिंद के बारे में कई चीज़ें हम सुनते रहते हैं कि कहीं 10,000 का भी होता है, कहीं 25,000 का होता है, 50,000 का होता है, तो ये डिफरेंस इतना क्यों है जबकि कैटरेक्ट एक ही है? कैटरेक्ट एक बीमारी एक ही है, पैसे
से ज़्यादा कम? देखिए, कैटरैक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो हमारा प्राकृतिक लेंस धुंधला हो गया है, मोतिया जिसमें बन गया है, मोतियाबिंद क्या है, कोआगुलेट हो गया प्रोटीन, हाँ, जो उसकी पारदर्शिता थी, ट्रांसपेरेंसी थी, वो ख़त्म हो गई। हाँ, तो अब हमें उस लेंस को हटाना है, प्राकृतिक लेंस को, तो एक चीज़ रिप्लेस करनी है ना, वहाँ पे इम्प्लांट लगाना है, हाँ, जिसको इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं, ठीक है। तो वो इम्प्लांट किस तरह का आप लगवा रहे हैं, सब कुछ जो भी पैकेज में वेरिएशंस होते हैं वो उसी के बेसिस पे होते हैं। एक ये हुआ जो मेजर डिफरेंस करता है, दूसरा पद्धति क्या यूज़ कर रहे हैं। आज की डेट में भी बहुत से सर्जन्स SICS जो होता है, स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी, वो यूज़ करते हैं। उसमें करीब 5 से 6 मिलीमीटर इंसिजन लगा के सारी प्रक्रिया की जाती है। तो उससे जो बेटर है वो है आपकी फेको एमल्सिफिकेशन है, उसमें हम लोग सिर्फ 2.2 मिलीमीटर का चीरा लगाते हैं, है ना, एकदम ही टॉपिकल ड्रॉप्स में हो जाता है, सुई की ज़रूरत ही नहीं है, कोई पैचिंग नहीं, कोई टाका नहीं, बस आना है, करा के चले जाना है, ठीक है। तुरंत छुट्टी भी? जी, तुरंत छुट्टी हो जाती है उसमें। पेनलेस, विदाउट सूचर, टॉपिकल में ड्रॉप्स में होने वाली सर्जरी है, ठीक है। तो क्या आप यूज़ कर रहे हैं, आपका क्या प्रोसीजर है और क्या इम्प्लांट है, ये डिफरेंस कर देता है पैकेजेस में जी। पहले जब होता था तो ये होता था कि मोनोफोकल लेंसेज लग रहा है, मतलब जो एक फोकस पे दिखाते हैं, एक दूरी पे दिखा सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, आप पेशेंट को बनाएंगे दूरदृष्टि अच्छी रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वही काम करना है, नज़दीक के लिए चश्मा दे देते थे। आज की डेट में मल्टीफोकल लेंसेज आ गए हैं जी। मल्टीफोकल लेंसेज दूर नज़दीक दोनों दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब से स्क्रीन आया, एक तीसरा डिस्टेंस भी आ गया हमारी लाइफ में, इंटरमीडिएट, जो कि 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक चलता है, जहाँ पे आपका स्क्रीन रहता है, ठीक। तब ट्राईफोकल का ज़माना आया, ठीक है। अब एक पेशेंट को क्या है, वो यहाँ भी वर्क करना चाह रहा है, जैसे मैं हूँ यहाँ बैठी हूँ, इससे भी देख रही हूँ, दूर भी देखना है, मुझे एक कंटिन्यूअस रेंज ऑफ विजन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, रेंज बदलते रहे बस। तो मेन चीज़ क्या है कि हम प्राकृतिक चीज़ को मिमिक करना चाहते हैं, चाहते हैं कि उसको इतना परफेक्ट इम्प्लांट दे कि उसे ये ना लगे कि आज के डेट में कि वो अपने प्राकृतिक नज़रों से नहीं देख रहा है, वो आराम से 40 सेंटीमीटर पे भी देख ले, 60 पे भी, 80 पे भी, 60 पे भी, 80 पे भी, और उससे भी ज़्यादा, चांद तक भी पूरा देख ले, 6 मीटर तक तो देख ही ले, 16, तो वो उसका वो रहता है जो हम लोग 6x6 बोलते हैं, जी 6x6, ठीक है। तो वो जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम वो यूज़ कर सके, तो इस वजह से इम्प्लांट्स चेंज होते अब कंटिन्यूअस रेंज ऑफ विजन, मतलब मल्टीफोकल के से भी ऊपर चली गई है बात, कि जो सारे डिस्टेंस में एक्यूरेट दिखा है वो लेंस हम लोग पेशेंट को ऑफर करते हैं कि भाई आपको ये क्षमता है तो गो फॉर दैट, आपकी लाइफ इजी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए ये पैकेजेस बदलते रहते हैं। क्या बात है मैडम, वैसे हमें बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, आप इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों से शेयर की, और चलते चलते आप हमारे दर्शकों के लिए, द सुधांशु शो के दर्शकों के लिए कुछ 2 शब्द। हाँ बिल्कुल, मैं सारे दर्शकों को ये बोलूँ कि आज के ये डिजिटल युग में अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखना है। ये ध्यान रखने के लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे कि आप औसत तौर पे आज हर इंसान घर में बैठा हुआ भी है या ऑफिस में काम कर रहा है, 4 से 6 घंटे तो स्क्रीन वर्क कर ही रहा है, या तो अपने मोबाइल पे है या अपने लैपटॉप पे है, या अपने प्रोफेशन में है तो 10-12 घंटे शायद, या तो उससे भी ज़्यादा। कुछ टिप्स हैं जो हमेशा आपको आपकी आई हेल्थ अच्छी रखने में सहयोग करेंगी। आप लोग एक तो आई योगा ज़रूर करना है सबको, उसमें सर्टेन एक्सरसाइजेज होती हैं, अप डाउन, रोलिंग, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आँख पे प्रेशर देना, ये सब आराम से आपको चैनल्स पे अवेलेबल है, और हम लोग अपने आई साइट सेंटर वाले पेशेंट्स को एजुकेट करते रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस, तो वो ज़रूर करना है। आप दिन की शुरुआत कीजिए, कुछ योग में समय बिताइए, आई योगा भी ज़रूर कीजिए। फिर जब आप अपने स्थान पे गए, वर्किंग प्लेस पे, तो 20-20-20 का रूल याद रखिए। 20 मिनट काम किए तो 20 सेकंड आपको
20 फीट की दूरी पे देखना है। 20 फीट की दूरी मतलब बस बैठ के आप ऐसे ही कहीं बस दूर कहीं ऐसे आराम से रिलैक्स करके देखिए। ये 20 सेकंड तक तो करना ही करना चाहिए। इससे आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। थकान जो स्ट्रेस आपका एक्यूमुलेट हुआ है 60 सेंटीमीटर पे डिजिटली आपको काम करते करते, उसमें काफ़ी रिलैक्स करेगा वो। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स होती हैं जो आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं, उनको आप अपने डेस्क में, हर अपने पेशेंट को बोलते हैं कि घर पे मत रखना अपनी ड्रॉप्स, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आप अपने वर्क स्टेशन पे रखिए, ताकि आपकी नज़र एक बार जाए तो आप एक एक बूंद डाल सकें, जो कि प्रिजर्वेटिव फ्री हो। ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको अब अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाले हैं। तो वो एक अच्छे ब्रांड के प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप हो, उसको अपने वर्किंग प्लेस पे ज़रूर रखिए। नियमित तौर पे साल में एक बार जाके अपने किसी भी नेत्र विशेषज्ञ से डिटेल आप अपने नेत्र की जांच करा लिया करें। नंबर की जांच होनी चाहिए, पर्दों की जांच होनी चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। 40 ईयर प्लस वालों में ग्लूकोमा का रिस्क बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आज के युग में। अगर मैं बताऊँ तो डायबिटीज़ बहुत हो रही है, हाइपरटेंशन बहुत हो रहा है, इन दोनों का इफ़ेक्ट आई पे जाता है। तो साल में एक बार डिटेल चेकअप ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से करने से हरी साग सब्जी, पीला फल, ये तो बचपन से ही हम लोग सुनते आते हैं, इनका सेवन करना ही करना है। बाकी ये प्रिकॉशंस लेंगे तो काफ़ी हद तक आप आई डिजीज़ से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच मैडम, इतनी बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए हमारे दर्शकों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।